आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम इतिहास कक्षा 12वीं का सेशन 2024 से 25 का सिलेबस कंप्लीट करेंगे। मैंने फर्स्ट चैप्टर अपलोड कर दिया, उसके क्वेश्चन आंसर 2 नंबर वाले मेन वो भी अपलोड कर दिया है। आपने अगर नहीं देखा तो ज़रूर जाके देखिए। और हम आज ये सेकंड चैप्टर कंप्लीट करेंगे और इसके भी मेन क्वेश्चन जो होते हैं वो भी मैं अपलोड कर दूँगी, 2 नंबर वाले, 6 नंबर वाले। तो आप अगर मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। चलो आज फिर हम वीडियो शुरू करते हैं। इसमें जेम्स प्रिंसेप के बारे में जो बताया, चलो पढ़ते हैं। जेम्स प्रिंसेप के द्वारा 1830 के दशक में ब्राह्मणी और खेतड़ी लिपि का अर्थ निकाला गया। जो ये ब्राह्मणी और खेतरी लैंग्वेज है, जैसे भाषा हमारी हिंदी भाषा है तो उनकी भी ब्राह्मणी और खेतरी भाषा थी, लिपि थी, तो उनका अर्थ नहीं निकल रहा था। तो 1830 में हमारे जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने उसका अर्थ निकाला था। 1830 में निकाला गया, जिससे राजा अशोक के अभिलेख और सिक्कों का पता चला। इसी की वजह से जब उन्होंने उनका अर्थ निकाल लिया इन खेतड़ी और ब्राह्मणी लिपि का, तो हमें पता चला अशोक के बारे में, उनके अभिलेखों के बारे में, उनके सिक्कों के बारे में हमें पता चला था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल माना जाता है। जो 6ठी शताब्दी थी, वो जो वर्ष चल रहा था तो उसको महत्वपूर्ण माना गया। महत्वपूर्ण परिवर्तन अलग, उसमें बहुत सारे परिवर्तन हुए, तो इसलिए उसे परिवर्तनकारी काल माना जाता है अभी तक। इसका कारण आरंभिक राज्यों व नगरों का विकास, लोहे के बढ़ते प्रयोग और सिक्कों का प्रचलन है। जब 6ठी शताब्दी का जो शुरुआत हुआ था तो उसमें बहुत सारे अलग अलग बदलाव हुए। क्या क्या बदलाव हुए? आरंभिक राज्यों में नगरों का विकास, अलग अलग राज्य बन रहे थे और उनमें लोहे के जो बढ़ते प्रयोग, लोहे के जो पहले तो ज़्यादातर तांबा के बर्तन होते थे, मिट्टी के बर्तन होते थे, उनका उपयोग करते थे राजा महाराजा खाना वाना खाने के लिए और वहाँ के लोग। पर लोहे का जो प्रचलन बढ़ा जो ना, वो 6ठी शताब्दी में आके बढ़ा था। और सिक्कों का प्रचलन भी 6ठी शताब्दी में आके उभरा था और ज़्यादा उभर गया था। पहले चलता था पर बहुत कम था, पर 6ठी शताब्दी में बहुत ज़्यादा इसका उपयोग होने लग गया था, इसलिए इसे परिवर्तनकारी काल माना जाता है। हम आगे पढ़ते हैं। इस काल में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। 16 महाजनपद, इसके बारे में पेपर में पूछा जाता है। उदय हुआ जिसमें मगध, कोशाल, कुरु, पांचाल, गांधार, वजीर, अवंती आदि प्रमुख थे। ये जो राज्य जो इसमें लिखे हैं ना, ये राज्य है, ये इनमें मुख्य किरदार निभाते थे। ये राज्य कोशान, कुरु, पांचाल, गांधार, अवंती आदि। तो इसलिए इन्हें, ये जो थे, इनका जो मेन कैरेक्टर था, जैसे हम फिल्म देखते हैं तो उनमें मेन कैरेक्टर एक या 2 हीरो का होता है, तो इसमें जो है ना, ये जो कुछ राज्य हैं ये महत्वपूर्ण थे, प्रमुख थे। मगध के सबसे शक्तिशाली महाजनपद बनाने के कारण, जो मगध राज्य था, तो वो शक्तिशाली महाजनपद कैसे बना, ये क्वेश्चन भी आता है। तो वहाँ पे जो था ना, उनकी जो भूमि थी बहुत उपजाऊ थी, अच्छी भूमि थी। अगर उपजाऊ भूमि नहीं होगी, वो वहाँ के किसान जो है खेती करेंगे और उगेगा ही नहीं कुछ, अच्छे उपजाऊ नहीं होगा, तो वहाँ पे जो वहाँ का राज्य होगा, वो राज्य होगा ना, अच्छे से उभर नहीं पाएगा, विकास नहीं कर पाएगा। इसलिए वहाँ की जो उपजाऊ भूमि थी वो भी एक भूमिका निभाती थी वहाँ के अच्छा शासन करने में।
जंगलों में हाथियाँ की उपलब्धि थी। वहाँ पे जो जंगल थे, वहाँ के जंगलों में हाथियाँ बहुत ज़्यादा, मतलब वहाँ पे थी हाथियाँ, वो माना जाता है। लोहे के खादान, वहाँ पे जो लोहे के खादान थे, इसमें लिखा भी है आगे कि लोहे का उपयोग बढ़ा। तो लोहे के खादान थे तो लोहे का उपयोग इसलिए इस काल से बढ़ा था। नदियों द्वारा यातायात, अब वहाँ के लोग थे, व्यापार के लिए यातायात तो नगर मतलब नदियों के किनारे किनारे से करते थे। तो क्या कहते, इसलिए वहाँ के जो नदियों द्वारा जो यातायात आने जाने का वो था, वो बढ़ा था। योग्य तथा महत्वाकांक्षी शासन, वहाँ का जो राजा था वो डिज़र्व करता था उस मतलब शासन करना, वो अच्छा शासन करता था, तो वही माना गया। और सुरक्षित राजधानी, वहाँ की जितनी भी राजधानी थी वो सुरक्षित थी, उन्हें किसी से मतलब खतरा नहीं था किसी। हमें मतलब पहले क्या होता था कि एक राज्य होता था, उसके अगल बगल जो राज्य होते थे ना, उनसे उन्हें खतरा होता था। कुछ राज्यों से उन्होंने मित्रता की होती, उनसे नहीं होता था, पर जिनसे इन्होंने शत्रुता हो जाती है उनसे उन्हें डर रहता है कि वो कभी भी इस राज्य पे आक्रमण कर सकते हैं। पर उनकी जो राजधानी थी वो सुरक्षित थी, उन्होंने शायद सबसे मित्रता की होगी, ये हो सकता है। अच्छे राजा तभी तो माने जाते हैं। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा थे। जो अशोक जो थे ना, वो प्रसिद्ध थे बहुत जगह, उनका मतलब उन्हें बहुत सारे राजा जानते थे, इसलिए प्रसिद्ध राजा उन्हें माना गया। चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश की स्थापक थे। उन्होंने मौर्य वंश की जो स्थापना जो की थी ना, ये चंद्रगुप्त ने की थी। मौर्य साम्राज्य भारत का पहला साम्राज्य था। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग को समझ आ रहा होगा, मैं जो पढ़ा आपको समझाना चाह रही हूँ। 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के बीच 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के बीच भारतीय इतिहास के आकलन हेतु इतिहासकारों द्वारा प्रयोग किए गए जाने वाले स्रोत, जो वहाँ के भारतीय इतिहासकार आकलन करते हैं ना, वो इतिहासकारों द्वारा जो प्रयोग किया गया था, वो देखो अभिलेखों का प्रयोग किया गया, जांचा गया उसे, ग्रंथों को, सिक्कों को, चित्र, मूर्तियाँ, भग्नावशेष। हमारे जो इतिहासकार थे ना, उन्होंने इन सिक्कों का प्रयोग करके देखा, उनको जांचा, अभिलेखों को जांचा, ग्रंथों को जांचा, सिक्कों को जांचा, वहाँ की और अन्य जो चीज़ें ये सारी उनको देखा, जांचा उनको। ये पढ़ते हम प्रियदर्शी, प्रिंसेप और प्रियदर्शी। 1830 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी जेम्स प्रिंसेप द्वारा ब्राह्मणी तथा खेतड़ी लिपि का अर्थ निकाला गया। ये देखो, ब्राह्मणी लिपि का अर्थ निकाला गया किसके द्वारा, मतलब किसका, ब्राह्मणी और खेतड़ी किसके द्वारा, प्रिंसेप द्वारा, जेम्स प्रिंसेप द्वारा। वो कहाँ से आया था, ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी था, 1830 ईस्वी में आया था, ठीक है। यह दोनों लिपियों प्रारंभिक अभिलेखों तथा सिक्कों का उदय थे। ये जो खेतड़ी लिपि वगैरह है ना, यह दोनों लिपि प्रारंभ अभिलेखों तथा सिक्कों का उदय माना जाता है। अधिकांश अभिलेख और सिक्कों पर प्रियदर्शी यानी मनमोहन मुख कृति वाले राजा का नाम लिखा था। मतलब वो जो अधिकांश सिक्के जो बनाए गए थे, उन सिक्कों पे ना राजा का नाम लिखा था। ये मनोहर मुख कृति मतलब वो बहुत सुंदर राजा था, वो जो राजा को ना बहुत सुंदर माना गया, इसलिए उन्होंने मनोहर मुख कृति वाले राजा का लिखा है, इसमें उनका नाम लिखा गया था। मानो सिक्का उस पर इनका नाम लिखा गया है। पर अशोक, कुछ अभिलेखों पर अशोक के भी नाम लिखे गए थे। और बुद्ध ग्रंथ के अनुसार सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक में
से एक था। अशोक को ना बहुत अच्छा राजा माना गया था, सबश्रेष्ठ कहते हैं ना, वही राजा माना गया था। एक प्रारंभिक राज्य, जो हमारे राज्य की शुरुआत हुई, प्रारंभिक राज्य 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक परिवर्तनकारी काल माना जाता है। ये हमने कितनी बार पढ़ लिया अभी। आरंभिक राज्यों का उदय, नए नए राज्यों का उदय हुआ। लोहे का बढ़ता प्रयोग, लोहे का उपयोग बढ़ने लगा। बौद्ध तथा जैन साहित्य, अन्य दर्शनीय विचार, उनके धाराओं का विकास, जो हमारे बौद्ध और जैन जो थे ना, उनके साहित्य थे, उनका विकास हुआ, उनकी विचारधाराओं का विकास हुआ था 6ठी शताब्दी में। सिक्कों का भी विकास 6ठी शताब्दी से ही चालू हुआ। 16 महाजनपदों का उल्लेख भी हुआ था। मौर्य तथा गुप्त साम्राज्य की जानकारी का स्रोत, मौर्य, उनका जो स्रोत मिलता है हमें, कहाँ से मिलता है? मौर्य के बारे में हमें जानकारी मिलती है। मेगस्थनी की इंडिका से हमें मौर्य चंद्रगुप्त के बारे में पता चलता है। ये कौटिल्य का अर्थशास्त्र के बारे में पता चलता है। जैन साहित्य के से हमें पता चलता है मौर्य के बारे में। बौद्ध साहित्य से भी पता चलता है। जो पुराने हमारे पौराणिक ग्रंथ थे, उनसे भी पता चलता है। अभिलेखों से अशोक के बारे में पता चलता है। सांस्कृतिक वंडमय से भी पता चलता है। और चंद्रगुप्त के बारे में, गुप्त के बारे में अभिलेखों से, सिक्कों से, साहित्य, प्रशास्तियाँ, प्रशास्ति, समुद्रगुप्त हेतु, इनसे इनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। कौन कौन से थे? पाटलिपुत्र वहाँ की राजधानी थी, और 4 राज्य प्रांत जो थे उनके नाम है। ये नाम याद कर लेना, ये मैप में ज़्यादातर आ जाता है कि पाटलिपुत्र की जो 4 राजधानी थी उनके नाम बताओ मैप में, तो काफ़ी सारे होते हैं। तक्षशिला, उज्जैनी, तोशली और स्वर्णगिरी, ये 4 नाम है। तक्षशिला, उज्जैनी, तोशली और स्वर्णगिरी। मेगस्थनी के द्वारा सैनिक के संचालन के लिए सीमित 6 उप समितियों के बारे में बताया गया है। मेगस्थनी जो थे ना, उन्होंने 6 उप समितियाँ बनाई थी, उनके बारे में बताया गया है, जिनका काम नौसेना जो थी वहाँ की, वो यात्रा करते थे, तो उनके खान पान का ध्यान रखना, उनकी सेवा करना, पैदल सैनिक की सेवा करना, अश्व चलाने वाले जो थे, अश्वरोही, उनकी सेवा करना, स्थलरोही की तथा दिखा नहीं ना, आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, मैंने देखा नहीं था, हाथियों का सेवा करने के लिए उन्होंने 6 उप समितियाँ बनाई थी। 4ठी शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य का उदय माना जाता है। 4ठी शताब्दी में जो ये गुप्त साम्राज्य है ना, उनका उदय हुआ था। सामंतवाद का उदय संभवतः इसी काल में माना जाता है। सामंतवाद का जो उदय हुआ था वो इसी काल में माना जाता है। दक्षिण भारत के चेर और पांडव जैसे समृद्ध और स्थायी राज्यों का उदय इसी काल में माना जाता है। इनका भी उदय जो हुआ था इसी काल में हुआ था, और इनका भी, चेर और पांडव का। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के
उपज बढ़ने के लिए लोहे के फार वाले हलों का प्रयोग प्रारंभ किया गया था। जो पहले जो ये लोग खेती करते थे, तो उनके जो फाल थे ना, वो लोहे के नहीं होते थे। उसके 6ठी शताब्दी में इस लोहे का फाल का प्रयोग होने लग गया, तो जो उनकी उपज थी वो बढ़ गई थी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 6ठी शताब्दी के काल में व्यापार के लिए सिक्कों के कारण लेन देन आसान हुआ। पहले क्या होता था कि हम आपसे कुछ ले रहे हैं और आप हमसे कुछ ले रहे हो, ये होता था। पर जब सिक्कों का प्रचलन हुआ तो कुछ पैसे वो देता था तो हम उसके सामान दे देते थे, तो वो आसान हो गया था। अपनी ऊंची एक मिनट वहाँ के जो राजा थे ना, वो अपनी ऊंची पदवी प्राप्त करने के लिए राजा द्वारा देवी देवता के साथ जुड़ते थे। वो मतलब मंदिरों में देवी देवता को मानते थे, ज़्यादा उनसे जुड़ाव महसूस करवाते थे। वहाँ के जो उनकी जो प्रजा थी, उन्हें ऐसा लगता था, ऐसा लगाते थे वो लोग राजा, कि वो राजा जो है ना, वो देवी देवता को ज़्यादा मानता है। और द्वितीय शताब्दी में कई नगरों से छोटे दानात्मक अभिलेख से अलग अलग व्यवसाय मतलब काम की जानकारी मिलती है, जैसे धोबी, बुनकर, लिपिक, बढ़ई, कुम्हार, स्वर्णकार, लोहार, धार्मिक गुरु, व्यापार आदि के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। उत्पादन का और व्यापारियों के संग श्रेणी का उल्लेख मिला है। वह लोग अभी के लोग भी यही तो करते हैं ना। मान लो कि कुछ सामान ले लेते हैं, कच्चे माल से कुछ अच्छी चीज़, मान लो मैंने कपड़ा ले लिया, 4 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर कपड़ा ले लिया, फिर उससे मैंने सूट सिल लिए, टी शर्ट सिल ली, और उसे जाके मैंने मार्केट में बेच दिया। तो अब उस टाइम भी ऐसा करते थे लोग कि कच्चे माल मतलब, देखो मैं पढ़ती हूँ फिर से। उत्पादन का और व्यापारियों के संग श्रेणी का उल्लेख मिला है। वह लोग पहले कच्चे माल को खरीदते थे, फिर उस सामान से नई चीज़ें तैयार करते थे और फिर बाजार में बेच देते थे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से उपमहाद्वीप के जो नदियों के मार्ग जो थे ना, वो भूमि मार्ग का जाल कई दिशाओं में फैला था। जो पहले 6ठी शताब्दी की बात हो रही है यहाँ पे, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो उपमहाद्वीप नदियाँ थी, बहुत सारी नदियाँ थी, उनके अलग अलग रास्ते थे। तो वो जो उनकी जो भूमार्ग थे ना, मतलब हम चल के जाते हैं, भूमार्ग कहेंगे उसे। तो वो जो थी जाल की दिशाओं में थी, मतलब बहुत सारे रास्ते थे, तो वो दिशाओं में फैला हुआ था। अरब सागर से उत्तर अफ्रीका, पश्चिम एशिया तथा बंगाल की खाड़ी से चीन और दक्षिण पूर्वी एशिया तक, और बंगाल की खाड़ी से चीन और दक्षिण पूर्वी एशिया तक इतने सारे मार्ग थे आने जाने के। ये रास्ता है, वो रास्ता है, मतलब बहुत सारे रास्ते। वो जाल की जैसे, कई जाल जैसे बन जाता है ना, वैसे थे। ये वीडियो ना काफ़ी लंबी हो गई है, तो मैं इसका पार्ट 2 दे दूँगी, दूसरी वीडियो बना दूँगी। तो आप ये पहले वीडियो देख लेना और समझ लेना, उसके बाद मैं दूसरी वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूँगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और ऐसे ही मेरे चैनल पे बने रहो। अपना कोर्स कंप्लीट करो, अपने पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छे नंबर से पास हो। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो।